में संक्रमण के बारे में है। तो हम मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही हम इस पाठ में इसके लक्षणों, निदान और उपचार के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मूत्र मार्ग में संक्रमण क्या होता है। यह अक्सर मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण होता है और हम इसे यूटीआई कहते हैं। मूत्र मार्ग में गुर्दे होते हैं, मूत्र नलिकाएं होती हैं जो मूत्राशय तक जाती हैं और फिर मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है और बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, मूत्र मार्ग पर चढ़कर मूत्राशय में जा सकते हैं, जिससे मूत्राशय में संक्रमण हो सकता है, जिसे हम साइटाइटिस कहते हैं। यह मूत्र मार्ग में होने वाला एक सामान्य संक्रमण है और कुछ मामलों में बैक्टीरिया मूत्र नलिकाओं के माध्यम से गुर्दे तक भी पहुंच सकते हैं, जिसे आरोही मूत्र मार्ग संक्रमण कहा जाता है। और गुर्दे में होने वाले इस संक्रमण को हम पायोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो फिर से अधिकांश मामलों में यह एक साधारण मूत्रपथ संक्रमण होता है जो मूत्राशय के मूत्रपथ के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में जीवाणु मूत्रपथ में बस जाते हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं और इसे हम स्पर्शोन्मुख बैक्टीरियोरिया कहते हैं। तो कुछ रोगियों या कुछ व्यक्तियों के मूत्राशय या मूत्र में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन कोई संक्रमण नहीं होता है और इस मामले में हम इसे मूत्रपथ संक्रमण नहीं कहेंगे, हम इसे स्पर्शोन्मुख बैक्टीरियोरा कहेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि मूत्रपथ का बढ़ता संक्रमण गुर्दे को संक्रमित कर सकता है और पायोराइटिस का कारण बन सकता है। यदि आप पायोराइटिस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया उस विषय पर मेरा पूरा पाठ देखें। मूत्रपथ संक्रमण का महामारी विज्ञान क्या है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में संक्रमण अधिक होता है और इसका कारण यह है कि महिलाओं का मूत्रमार्ग पुरुषों की तुलना में छोटा होता है, इसलिए उनका मूत्रमार्ग छोटा होने के कारण बैक्टीरिया को मूत्राशय तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती है और महिलाओं की संख्या पुरुषों से 4:1 ज्यादा है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना आम है कि एक अनुमान के अनुसार 40 से 60% महिलाओं को उनके जीवन में कभी न कभी यूटीआई हो ही जाता है। और जिन मरीजों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनमें यह सबसे आम है या सबसे ज्यादा 16 से 35 साल की उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है। आइए यूटीआई के कारणों और जोखिम कारकों के बारे में बात करते हैं। तो कारणों को हम कीप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई का कारण बनते हैं। कीप्स एक न्यूमोनिक है जिसका इस्तेमाल हम यूटीआई के कारण बनने वाले बैक्टीरिया को याद करने के लिए कर सकते हैं और इन जीवों में क्लेबसेला, ई कोली, इंटररोकस, प्रोटीज, सुडामोनास और सेराटिया शामिल हैं। तो इनमें से बहुत से ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं। तो क्लेब्सियाला इकोली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आते हैं। तो ये बड़ी आंत के बैक्टीरिया या बड़ी आंत के जीव हैं और ज्यादातर मामलों में ये इकोलाई के कारण होते हैं और कुछ मरीजों में यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है जो किसी खास बैक्टीरिया के कारण होता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में यूटीआई होने की संभावना ज्यादा होती है जो सुडामोनास के कारण होता है और फिर कुछ असामान्य संक्रामक कारण भी होते हैं। तो ये सबसे आम कारण हैं जो इन जीवों को रखते हैं। असामान्य संक्रामक कारणों में ट्यूबरक्लोसिस, यूरोप्लाज्मा, यूरेलिटिकम, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस और यहाँ तक कि कैंडिडा एल्बोकेंस जैसे फफूंद भी शामिल हैं। तो ये फिर से मूत्रमार्ग में चढ़ते हैं और मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं और मूत्राशय को संक्रमित कर सकते हैं जिससे साइटिस हो सकता है और फिर ये ऊपर चढ़कर किडनी को भी संक्रमित कर सकते हैं जिससे पाइनराइटिस हो सकता है और इनके प्रवेश करने और चढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। इनके पास मूत्रपथ की संरचनाओं से चिपकने के लिए पिल्ली और अन्य तरीके होते हैं। अब कुछ विशेष जोखिम कारक हैं जो यूटीआई होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं और इनमें महिला लिंग होना भी शामिल है। हमने इस बारे में पहले भी बताया था। महिलाओं की संख्या पुरुषों से 4:1 अधिक होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मूत्रमार्ग छोटा होता है। यौन सक्रिय होना, मूत्रमार्ग में रुकावट भी एक जोखिम कारक है, इसलिए बहुत अधिक या कम बार पेशाब न करना। इससे बैक्टीरिया को मूत्रमार्ग में चढ़ने का समय मिल जाता है, इसलिए वे मूत्राशय में जा सकते हैं और मूत्राशय को संक्रमित कर सकते हैं। यदि आप बार बार पेशाब कर रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से उन जीवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके पास मूत्रमार्ग में चढ़ने और मूत्राशय तक पहुंचने का समय नहीं है। इसी तरह के कारणों से मूत्र अवरोध, इसलिए यदि मूत्रमार्ग अवरुद्ध है और आप वास्तव में ठीक से पेशाब नहीं कर पा रहे हैं तो जीव उस रुकावट को पार कर सकते हैं और मूत्राशय में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। कैथीटेराइजेशन, इसलिए कैथीटेराइजेशन से यूटीआई होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया कैथेटर के प्लास्टिक से चिपक सकते हैं और उस पर चढ़ सकते हैं और इस तरह मूत्राशय में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर कुछ चिकित्सा स्थितियां यूटीआई के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। चिकित्सा स्थितियां जो सामान्य रूप से संक्रमण होने के जोखिम को बढ़ाती हैं, तो इनमें डायबिटीज, दूसरी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्थितियां और फिर प्रेगनेंसी भी उठी होने का खतरा बढ़ा सकती है और ऐसा ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण होता है जिससे यूरिनरी स्टेसिस हो सकता है। अब बात करते हैं उठी के क्लिनिकल लक्षणों की। जैसा कि हमने पहले बताया, उठी के लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसे एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरा कहेंगे। लेकिन उठी में हमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देंगे। तुरंत पेशाब करने की इच्छा होना, यानी बहुत जल्दी बाथरूम जाने की इच्छा होना, यानी आपको बहुत जल्दी पेशाब करने की जरूरत महसूस होना। बार बार पेशाब आना, यानी बार बार पेशाब आना। पेशाब की मात्रा भी कम होना, यानी अगर मरीज के ब्लैडर में ज्यादा पानी न भी हो तो भी उसे बार बार बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। और डिसुरा में पेशाब करते समय दर्द या जलन होती है। ये उठी के 3 क्लासिक लक्षण हैं। हमें सुपर प्यूबिक पेन भी दिखाई दे सकता है। सुपर प्यूबिक पेन पेविस या प्यूबिक एरिया में होता है। मूत्राशय में जलन के कारण उस हिस्से में दर्द हो सकता है।
पेशाब में बदबू आ सकती है। ऐसा पेशाब में बैक्टीरिया या मवाद के कारण हो सकता है। पेशाब में हेमेटिया यानी खून भी हो सकता है। ये भी उथी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। हालांकि बार बार पेशाब आना और पेशाब में जलन होना इसके प्रमुख लक्षण हैं और इसके अलावा उथी के कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। हमने इनमें से कुछ के बारे में पहले बताया था। इनमें से एक है पायोनाराइटिस। यह बढ़ते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है। आपको हेमेटोजेनस संक्रमण के कारण भी पायोनाराइटिस हो सकता है, लेकिन अक्सर पायोनाराइटिस बढ़ते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है। ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में चढ़कर किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी को संक्रमित करते हैं। हमने फिर से बढ़ते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जिक्र किया था। पायोनेफ्राइटिस में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है जो एक तरफ नीचे या आपकी पसली के निचले हिस्से के किनारे पर होता है। तो यह कूल्हे में नहीं होता, यह आपकी पसलियों के सिरे पर होता है। तो यह पाइलोनाइटिस में होने वाला पार्श्व दर्द होगा। और फिर कैसोविटिब्र एंगल या सीवीए कोमलता भी एक प्रमुख नैदानिक निष्कर्ष है। यदि कोई चिकित्सक इस क्षेत्र पर अपनी मुट्ठी से थपथपाता है तो रोगी उछलेगा और दर्द का अनुभव करेगा। तो यह सीवीए कोमलता होगी। और फिर एक रोगी, क्योंकि उनके अंग में संक्रमण होता है, उन्हें बुखार और ठंड लगना होगा। तो ये पायोनाइटिस में सबसे आम निष्कर्ष है। और क्योंकि पाइलोनाइटिस के रोगी अक्सर बहुत बीमार होते हैं, उन्हें मतली और उल्टी का भी अनुभव होता है। तो ये पाइलोनाइटिस के संकेत और लक्षण हैं, क्योंकि यह अक्सर आरोही मूत्रपथ के संक्रमण के कारण होता है। पाइलोनाइटिस के रोगियों में अक्सर यूटीआई के अन्य लक्षण और लक्षण होते हैं, जैसे कि तात्कालिकता, आवृत्ति और डिसुरा। अब यूटीआई का निदान कैसे किया जाता है? यह नैदानिक निष्कर्षों का एक संयोजन है। तो इतिहास और शारीरिक परीक्षण के परिणाम और प्रयोगशाला परिणाम। तो पेशाब में प्यूरा या सफेद रक्त कोशिकाओं और बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के प्रमाण के साथ लक्षण। तो प्रयोगशाला में इन निष्कर्षों का पता लगाने का तरीका आपके विश्लेषण के माध्यम से है। तो पेशाब में सफेद रक्त कोशिकाओं के मिलने के संबंध में यह ल्यूकोए एस्टेरेज निष्कर्ष होगा। तो ल्यूकोए एस्टेरेज सकारात्मक का मतलब होगा कि पेशाब में सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। नाइट्राइट बैक्टीरिया के संक्रमण का संकेत है। तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट का उत्पादन करेंगे और फिर जब एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो मूत्र विश्लेषण प्रति उच्च शक्ति वाले क्षेत्र में 10 से अधिक सफेद रक्त कोशिकाएं दिखाएगा। और फिर संवेदनशीलता जानने के लिए मूत्र संवर्धन भी किया जा सकता है, लेकिन यह अक्सर नहीं किया जाता है। तो मूत्र विश्लेषण सबसे अच्छा तरीका है। तो चिकित्सक यूटीआई का निदान इसी से करते हैं। अब फिर से, अगर हमें पेशाब में बैक्टीरिया मिलते हैं तो वह बैक्टीरिया है, लेकिन अगर कोई लक्षण नहीं है तो वह स्पर्शोन्मुख बैक्टीरिया है। अब मैंने यह पहले नहीं बताया था, लेकिन यूटीआई दो प्रकार का होता है। एक जटिल यूटीआई है, और जटिल से मेरा मतलब है कि मरीज में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण मौजूद हो। तो अगर किसी मरीज में इनमें से कोई भी लक्षण है तो हम उसे स्वतः ही जटिल यूटीआई का लेबल दे देते हैं। और मैं जटिल और सरल यूटीआई का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे यूटीआई के इलाज का तरीका बदल जाएगा। तो अगर निम्न में से कोई भी लक्षण मौजूद है, जैसे कि मधुमेह, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, अगर मरीज गर्भवती है, अगर कोई यूरोलॉजिकल प्रक्रिया हुई है, अगर प्लास्टिक यानी कैथेटर लगाया गया है, और अगर वह पुरुष है, तो इनमें से कोई भी लक्षण होने पर उसे जटिल यूटीआई का लेबल दिया जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सरल यूटीआई में मरीज में कोई लक्षण नहीं होता है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक गैर गर्भवती महिला होती है। मूल रूप से इसे सरल यूटीआई कहा जाता है। इसलिए फिर से जटिल और सरल यूटीआई को वर्गीकृत करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होगा कि यूटीआई का इलाज कैसे किया जाएगा। तो यूटीआई का इलाज कैसे किया जाता है? चिकित्सक यूटीआई का इलाज कैसे करते हैं? अगर बैक्टीरिया बिना लक्षण वाला है तो उसका इलाज नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, गर्भावस्था या यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा नहीं होता है। गर्भावस्था के मामले में एमोक्सिसिलिन या नाइट्रोफ्यूरिन सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती हैं। इसलिए सामान्य यूटीआई के लिए डॉक्टर अक्सर कम समय के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। इसलिए कभी कभी 3 दिन तक एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है। सामान्य यूटीआई के लिए नाइट्रोफेरेंटिन एक अच्छा विकल्प है। नाइट्रोफेरेंटिनोन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बुजुर्गों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके गुर्दे साफ नहीं होते हैं। सामान्य यूटीआई के लिए ट्राइमेथोप्रामथॉक्सोल या सेप्ट्रा एक और एंटीबायोटिक है। एक और एंटीबायोटिक फॉस्फोमाइसिन है। ये कुछ सामान्य यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक के विकल्प हैं। अब जटिल उथी और पाइलोनाइटिस के संबंध में, जटिल उथी के लिए वही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक। इसलिए कई बार 7 दिन का समय दिया जाता है। अब कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जटिल उथी के लिए साइप्रोलॉक्सिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसके